अरे ये छबीलाल अभी तक आया कैसे नहीं? अभी तक तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए था। काफी समय हो चुका है। लगता है अभी तक बिस्तर में ही होगा। हाँ जी, सुनते हो? जल्दी से तैयार हो जाइए। आपका मित्र आपकी राह देख रहा होगा। काफी समय हो चुका है। आज शिकार पर जाना है भी या नहीं? नहीं नहीं भाग्यवान, अभी तैयार होकर शिकार पकड़ने चला जाता हूँ। फिर छबीलाल तैयार होकर अपना जाल लेकर घर से निकल पड़ता है और अपने शिकारी मित्र भैरू के पास पहुँच जाता है। फिर दोनों मित्र शिकार करने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वह दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां अरे मित्र, यह जगह तो इतनी खूबसूरत है। यहाँ काफी सारे फूल खिले हुए हैं, तरह तरह के कई सारे वृक्ष है। ये जगह तो इतनी शांत है और पंछियों की आवाज तो आहा, क्यों न हम कुछ देर यहाँ आराम करते हैं, बाद में शिकार का जाल बिछा देंगे। मुझे तो ऐसी जगह की तलाश हमेशा रहती है। लेकिन भैरू शिकारी बहुत ही अनुभवी था। नहीं मित्र, जो बातें अभी तुमको लुभा रही है उन बातों में तुम अभी अपना मन मत लगाओ। याद रखो कि लालच का परिणाम अच्छा नहीं होता। जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं वो पहले कर लेते हैं। जल्दी से यहाँ जाल बिछा देते हैं और कुछ पक्षी पकड़कर वापस घर लौट जाते हैं और उन्हें बाजार बेचकर अपना अपना हिसाब बांटकर ले लेते हैं। फिर वो दोनों एक अच्छी जगह देखकर जाल को बिछा देते हैं और चारों तरफ दाने बिखेर देते हैं। चलो छबीलाल, जाल तो हमने बिछा दिया है। अब हमें यहाँ से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में शिकार जाल में फंस जाने तक छिपकर इंतजार करते बैठना होगा। इतना कहकर दोनों मित्र वहाँ से कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में छिपकर बैठने के लिए चल पड़े और शिकार जाल में फंस जाने का इंतजार करने लगे। काफी समय बीत चुका था। दोनों शिकारी दम साधे बैठे थे, लेकिन अभी तक एक भी पंछी जाल के आजू बाजू दाने चुगने के लिए नहीं आया। तभी अचानक एक सुंदर पक्षी पास के ही झाड़ियों से बाहर निकला और दाने चुगते चुगते जाल के पास जाने लगा। दोनों शिकारी सांस रोके हुए बैठे सारा नजारा देख रहे थे और दोनों की उत्सुकता आगे क्या होगा इसी कारण बहुत बढ़ चुकी थी। इधर वो पक्षी दाने चुगते चुगते जाल में फंस गया। जैसे ही पक्षी जाल में फंस गया, दोनों शिकारी दौड़ते दौड़ते जाल के पास पहुंच गए। उन्होंने उस सुंदर पक्षी को जाल से बाहर निकाला और पिंजरे में बंद कर दिया। अरे मित्र, काफी समय हो चुका है, अब शिकार भी हाथ लगी है। अब हमें जल्दी से सारा सामान बांधकर यहाँ से निकलना होगा। शाम का वक्त होने वाला है। अरे भाई, अभी तो हमारा भाग्य जाग चुका है और तुम वापस घर जाने की बातें कर रहे हो। देखो छबीलाल, हमारा भाग्य और रोजी रोटी तो यही थी जो कि अब हमें मिल गई है। अब अंधेरा छाने वाला है और अब कोई दूसरा पक्षी मिलने की उम्मीद मुझे तो नहीं दिख रही है। डर तो इस बात का है कि अब अंधेरा छाने वाला है। यह समय तो कई सारे खूंखार खतरनाक जानवर बाहर निकलने का वक्त भी है। ज्यादा पक्षी मिलने के चक्कर में कहीं हमारी जान खतरे में पड़ न जाए। इसलिए भलाई इसमें ही है कि हमें जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहे और यहाँ से जल्द निकल पड़े। नहीं मित्र, यहाँ तो मुझे कोई खतरा नहीं लगता है। जहाँ तक मेरी नजर जाती है सब कुछ शांत ही है। मैंने तो यहाँ इससे पहले कभी कोई खूंखार जानवर नहीं देखा, ना ही किसी से सुना है। देखो भाई, मैंने तुम्हें समझाना था तो समझा दिया। इसके आगे तुम अपने फायदे और नुकसान के खुद जिम्मेदार हो। मुझे तो यहाँ से किसी भी हालत पर जाना ही है। अगर तुम्हें यहाँ अकेले रहना है तो खुद के जिम्मेदारी पर रहो। और रही एक बात, जाते समय मैं इस पक्षी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसे बेचकर जो भी रकम आती है उसका आधा हिस्सा मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। इतना कहकर भैरू शिकारी वहाँ से अपने घर जाने निकल पड़ता है। लगता है कोई घोड़े पर सवार होके मेरी तरफ ही आ रहा है। मैं थोड़ी देर बाजू में रुकता हूँ ताकि घोड़सवार को जाने में कोई तकलीफ ना हो। उसी वक्त राज्य के महाराज विक्रमादित्य वहाँ से गुजर रहे थे। राजा ने भैरू शिकारी को पक्षी के साथ देख लिया और रुककर पूछा, हे भले आदमी, तुम कौन हो और यहाँ पर यह सुंदर पक्षी हाथ में थामे क्यों खड़े हो? प्रणाम महाराज, मैं एक शिकारी हूँ। तरह तरह के पक्षी पकड़ना और उन्हें सही कीमत पर बेचना यही मेरा काम है।
अभी अभी मैं शिकार से ही लौटा हूँ और मैं घर की तरफ जा ही रहा था, तभी मुझे घोड़ों के टापों की आवाजें सुनाई दी। इसलिए यहाँ रास्ते के किनारे खड़ा हूँ ताकि घोड़सवार को कोई परेशानी न हो। राजा की नजर उस पक्षी पर जाती है। वह सच में ही बहुत ही सुंदर पक्षी था। राजा को वह पक्षी बहुत पसंद आया। वैसे राजा को तरह तरह के पक्षी पालने की बहुत आदत थी और उसके बगीचे में कई सारे पक्षी भी थे। सचमुच यह तो बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। शिकारी, क्या तुम इसे मुझे बेच सकते हो? मैं इसे मेरे बगीचे में रखना चाहता हूँ। फिर ये अपनी मीठी आवाज से हर रोज मेरा दिल लुभाएगा। महाराज, आप इसे जरूर खरीद सकते हो। आपको भला कौन रोक सकता है? परंतु असल में बात ऐसी है कि मैंने इसे अपने और एक शिकारी साथी की मदद से पकड़ा है। इस वक्त वो शिकारी जंगल में शिकार पर ही है। एक बार उसे आने दो, फिर हम दोनों मिलकर इस पक्षी को आपके दरबार में लेकर आ जाएंगे। मुझे यह आशा है कि मेरे साथी शिकारी मित्र को यह बात पसंद आ जाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि यह पक्षी आपके बगीचे की शान बने। बस मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए। शिकारी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तुम्हारा मित्र शिकार से वापस लौट आ जाए तब तुम दोनों इस पक्षी को लेकर राजमहल आ जाओ। मैं इस पक्षी की सही कीमत चुकाकर तुमसे इसे खरीद लूंगा। इतना कहकर महाराज वहाँ से अपने महल की ओर निकल पड़े। इस तरह वो दिन बीत गया। अगली सुबह भैरव शिकारी उसी जगह पर अपने साथी की राह देख रहा था जहाँ पर रोज दोनों शिकार पर जाने से पहले मिलते थे। ये क्या, काफी समय हो चुका है। अभी तक तो हम दोनों को जंगल में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ये छबीलाल अभी तक आया कैसे नहीं? कल जाल में फंसा पक्षी राज्य के महाराज खरीदना चाहते हैं और हम दोनों को उसे लेकर राजमहल भी तो जाना है। यह बात भी उसे बतानी थी। खैर चलो, कोई बात नहीं। आज मैं अकेले ही शिकार पर चला जाता हूँ। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए, लेकिन अपने मित्र का कुछ आता पता नहीं है। यह बात जानने के लिए और उसके गैर मौजूदगी में राजा को पक्षी बेचने की अनुमति छबीलाल के पत्नी से लेने भैरव अपने मित्र के घर चल पड़ा। जब भैरव अपने मित्र को देखता है तो वह हैरान हुआ। मित्र, तुम्हारी ऐसी हालत और तुम्हारे शरीर पर घाव किसने किए? छबीलाल, तुम ठीक तो हो ना? क्या बताऊं मित्र, अगर उस दिन तुम्हारी बात मानता तो यह जानलेवा मुसीबत आज मेरे ऊपर न आती। दरअसल बात ऐसी हुई कि उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैं काफी देर तक वहीं पर रहा। थोड़ी देर बाद अंधेरा छाने लगा। उस वजह से मैं बहुत डर गया। डर के मारे मैंने अपना सारा सामान बांध लिया और वापस घर की ओर निकल पड़ा। फिर क्या, मैं जिस रास्ते से घर की तरफ आ रहा था उसी रास्ते में एक बाघ खड़ा था। बाघ ने मुझे देखा और मेरे ऊपर छलांग लगाई। उसी वक्त मैंने अपना खंजीर निकाला और बाघ के पेट में घुसेड़ दिया। बाघ बाजू में ही जाकर गिर पड़ा। उसी हाथापाई में बाघ का पंजा मेरे शरीर से टकराया और मुझे जख्म हुई। मैं तुरंत ही वहाँ से जी जान से भागने लगा और भागते भागते घर पहुँचा। दुख की बात तो ये है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरे मना करने पर भी तुम मेरे साथ नहीं आए, लेकिन ऊपर वाले की अभी भी कृपा है कि तुम सही सलामत हो। रही और एक बात, जब उस शाम मैं शिकार से लौट रहा था तब राज्य के महाराज मुझे रास्ते में मिले। उन्हें ये पक्षी बेहद पसंद आया। महाराज उस पक्षी की अच्छी खासी कीमत देकर हमसे उसे खरीदना चाहते हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुरंत ही राजमहल जाना होगा। महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भैरव की यह बातें सुनते ही छबीलाल दंग रह गया और बोल पड़ा, लगता है वो पक्षी राजा को बहुत पसंद आया है। शायद वह पक्षी बहुत अनमोल होगा, इसीलिए महाराज उचित कीमत चुकाकर उसे खरीदना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि महाराज उस पक्षी के बदले हमें बहुत सारा धन दे। महाराज उस पक्षी के बदले में जो कुछ भी हमें देंगे, हमें उसे बड़े संतोष के साथ उसका स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं तो महाराज कीमत चुकाए बगैर भी उस पक्षी को ले सकते हैं। समझ गए? हाँ, ये बात तो सच है। इस बात से दोनों शिकारी खुश थे कि उन्हें बहुत सारा धन उस पक्षी के बदले में मिलने वाला है।
और वो दोनों पिंजरा लेकर तेजी से राजमहल की ओर बढ़ने लगे। महाराज उस पक्षी को देखकर बहुत खुश हो गए। मैं इस पक्षी के बदले में तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। बोलो तुम्हारा इस बात पर क्या कहना है? महाराज, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अब से यह पक्षी आपका हो गया। 1000 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनते ही छबीलाल के मन में लालच आ गया और कहने लगा, महाराज, दरअसल बात ऐसी है कि मेरा शिकारी मित्र पंछियों के मामले में थोड़ा अनाड़ी है। इसे इस पक्षी की सही कीमत अभी तक पता नहीं है, इसीलिए यह पक्षी फिलहाल मुझे वापस कर दो। मैं यह पक्षी आपको बेचने से पहले पक्षियों के व्यापारी से इस पक्षी की सही कीमत जानना चाहता हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस पक्षी को पकड़ने में मैंने अपनी जान तक दांव पर लगाई है। मैं एक खतरनाक बाघ से लड़कर आया हूँ। ठीक है, तुम इस पक्षी को ले जाओ, उचित कीमत लगवाओ, फिर जो भी कीमत होगी मैं उस कीमत पर इस पक्षी को खरीद दूंगा। अरे छबीलाल, तुम्हारा ऐसा व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुमने ये क्या कर दिया? जरा सोचो, राजा के अलावा कोई है इस देश में जो कि इस पक्षी के बदले में हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सके? राजा इस पक्षी के बदले हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है, इसलिए मुझे लगता है इस पक्षी की कीमत इन बातों से कहीं गुना बढ़कर है। यह पक्षी जरूर अनमोल, बेशक कीमती ही होगा, इसीलिए तो राजा इसे खरीदना चाहता है। जरा बात को समझो, हम बाजार में जाकर पक्षी खरीदने वाले जानकारों से इस पक्षी की असली कीमत पूछते हैं। अगर 1000 स्वर्ण मुद्राओं से ज्यादा रकम आ गई तो हम यह पक्षी उन्हें ही बेच देते हैं, और नहीं आई तो तुम्हें जो सही लगता है मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। इतनी बातचीत करके दोनों उस पक्षी को लेकर बाजार चले जाते हैं ताकि सही कीमत का पता कर सके। क्या आप पक्षियों के व्यापारी हैं? इतने सारे पक्षी देखकर तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें मैं गधों का व्यापारी लगता हूँ? माफ कीजिए, पर मेरा मित्र थोड़ा, आप समझ गए ना। यहाँ हम इसलिए आए हैं ताकि हम जान सके कि हमारे पास जो पक्षी है उसकी बाजार में सही कीमत क्या हो सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहोगे तो आप इसके बदले में हमें कितने रुपए दे सकते हो? देखो, तुम कहीं भी जाओ, किसी से भी पूछो, लेकिन मेरे नजरियों से इस पक्षी की कीमत ज्यादा से ज्यादा 50 स्वर्ण मुद्राएं हो सकती है। उसके ऊपर अगर एक भी स्वर्ण मुद्रा किसी ने आपको दे दी तो मैं अपना पक्षियों का कारोबार बंद कर दूंगा। देखा मित्र, अब तो तुम्हें पता चला ही होगा कि महाराज इस पक्षी को असल कीमत से कहीं गुना ज्यादा रकम देकर हमसे खरीदना चाहते हैं, इसीलिए तुम अपनी यह जिद छोड़ दो। तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। क्या हम इस पक्षी को राजा को पोपट में बेचे? अब घर जाकर आराम करते हैं। कल सुबह राजा के पास जाकर साफ साफ कहते हैं कि इस नायाब पक्षी के बदले हमें 1000 नहीं 2000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अगर राजा देने से इनकार करता है तो तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अब छबीलाल कुछ ज्यादा ही लालची बन गया। उसने जैसे तैसे करके अपने मित्र भैरू को उस बात पर सहमत होने पर राजी कर दिया। दोनों ही राजा को उस पक्षी की कीमत 2000 स्वर्ण मुद्राएं बताने पर सहमत हो गए। अगले ही दिन दोनों मित्र उस पक्षी को लेकर राजमहल चले गए। राजा उस पक्षी को देखकर बहुत खुश हुआ। यह पक्षी मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे विश्वास है कि तुमने बाजार में जाकर इस पक्षी की कीमत का पता लगवाया होगा। मुझे इतना बताओ कि इस पक्षी की कीमत कम लगी या फिर मेरे से ज्यादा? महाराज, जैसा कि आप जानते ही है, यह पक्षी तो हम आपको ही बेचेंगे, लेकिन बाजार में व्यापारियों ने इसकी कीमत 1000 स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक लगाई है। अब आप ही तय कीजिए कि इसकी कीमत क्या हो सकती है और आपको क्या करना है। तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इसकी कीमत पहले कीमत से बढ़ाकर 2000 स्वर्ण मुद्राएं करता हूँ, और मेरा अनुमान यह कह रहा है कि इसकी कीमत 2000 स्वर्ण मुद्राएं ठीक रहेगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है महाराज। यह रकम तो हमारे जान से कई गुना बढ़कर है। आप यही रकम हमको दे दो। अब हम ज्यादा देर इस पक्षी की देखभाल नहीं कर सकते। महाराज, आपकी इस दयालुता के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन इस पक्षी की कीमत आपकी इन बातों से बढ़कर कई गुना ज्यादा है। अगर तुम्हें यह कीमत सही नहीं लगती है तो तुम दोबारा से बाजार जाओ और इस पक्षी की सही कीमत का पता लगवा कर आ जाओ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है।
लेकिन जितना हो सके जल्द से जल्द कोई फैसला लो, क्योंकि अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं उस पक्षी को ज्यादा समय अपने से दूर नहीं रख सकता। दोनों शिकारी उस दिन भी उस पक्षी को राजा को बेच नहीं सके। देखा मित्र, हमने जो भी रकम राजा से मांगी वो रकम राजा हमें देने के लिए राजी हो रहा है, क्योंकि बेशक ये एक नायाब कीमती पक्षी है और राजा उसे खोना नहीं चाहता। इसकी कीमत कई गुना बढ़कर है जो राजा इस वक्त हमें देना चाहता है। लेकिन व्यापारियों ने तो इसकी कीमत सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राएं लगाई थी। ऐसा भी हो सकता है कि व्यापारियों को इसकी असली कीमत मालूम ही नहीं। उन्होंने ऐसा असाधारण पक्षी अपने जीवन में पहले कभी देखा ही न हो। मुझे तुम्हारी बातों पर कोई शक नहीं है, लेकिन अब मुझे राजा की बातों पर शक होने लगा है। भला राजा हमारी हर बात पर राजी कैसे हो सकता है? लगता है उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है जो कि हमें पता नहीं है। ये सब तुम्हारा रहम है। राजा ऐसा भी चाहता हो कि कल आगे भी ऐसे कई सारे पक्षी हम पकड़े और सिर्फ राजा को ही बेचे। अगली सुबह फिर से वे दोनों उस पक्षी को लेकर राजमहल आ पहुँचे। अच्छा हुआ जो तुमने कुछ फैसला ले लिया। मुझे भी ये पक्षी बेहद पसंद है, इसलिए अब मुझे तुमसे यह उम्मीद है कि इस पक्षी की आखिरी कीमत बता ही दो। महाराज, मेरा अंदाजा है कि इस पक्षी की कीमत 5000 स्वर्ण मुद्राओं तक जा सकती है। कल नगर में पक्षियों का एक बड़ा व्यापारी आने वाला है और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ वही बता सकता है। कृपा करके हमें और एक दिन की मोहलत दे दीजिए। कल हम इसकी सही और आखिरी कीमत लगवाकर आप पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा ने उस लालची शिकारी की बात सुनी और जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तुम ठीक ही कह रहे हो। मैं तुम दोनों को और एक दिन की मोहलत दे देता हूँ, लेकिन इसके बाद और ज्यादा इंतजार नहीं करूँगा। महाराज, आप निश्चिंत रहिए, कल से यह पक्षी आपका। वो दिन भी फुर्र करके हवा की तरह निकल गया। अगले दिन फिर से दोनों पक्षी लेकर राजमहल पहुंच गए। क्या तुम्हें इस नायाब पक्षी की सही कीमत का पता चल गया? क्या तुम 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर इसे मेरे हवाले करने तैयार हो? लालची छबीलाल तुरंत ही बोल पड़ा, महाराज, इस पक्षी की कीमत 10,000 स्वर्ण मुद्रा से भी बढ़कर है। आप हमें इस पक्षी के बदले 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए और बात को समाप्त कीजिए। अब हम और इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। राजा ने उस पक्षी को अपने पास देने के लिए कहा। जरूर जरूर, तुमने इसकी उचित कीमत ही लगाई है। अब मैं तुम्हें 10,000 की जगह 15,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूँ। क्या अब तुम राजी हो? महाराज, यह कीमत तो बहुत ही ज्यादा है, हमारे सोच से कई हजार गुना ज्यादा है। छबीलाल फिर से संभ्रम में पड़ गया। उसे मन ही मन में लगा कि क्यों मैंने 10,000 पर बात खत्म करने को कह दिया, बल्कि राजा तो 15,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है। फिर न रहकर बोला, महाराज, आपने अभी अभी जो कीमत लगाई है, अगर उसमें भी थोड़ी सी कीमत और बढ़ा दी तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। राजा छबीलाल की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने अपने वित्त मंत्री को फौरन ही बुलाया। वित्त मंत्री जी, अभी और इसी वक्त राज्य का सारा धन यहाँ लेकर आओ और इस शिकारी के सामने रख दो। महाराज, आप क्या कहना चाहते हो और क्या करना चाहते हो? भला मैं राज्य का सारा खजाना इस मामूली से शिकारी के हवाले कैसे कर सकता हूँ? राजा तुरंत ही उस पक्षी को राजमहल के बाहर लेकर आए। फिर राजा ने उस पक्षी को हवा में उड़ाया। वित्त मंत्री जी, इस नायाब पक्षी के लिए ये पक्षी तो बहुत ही कीमती और मूल्यवान है। मैं जो भी इस पक्षी के बदले में दे सकता हूँ वो कम ही होगा। इतना कहकर राजा जोर जोर से हंसने लगा। राजा के हंसने के और सारा खजाना शिकारियों के सामने ढेर करने की बातों से अब छबीलाल समझ गया कि महाराज अपने साथ मजाक कर रहे हैं। वाह रे शिकारी, यह तो नायाब है और इसके कीमत का मुझे अंदाजा तक नहीं। महाराज, मैं तो शुरू से ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेने को तैयार था, लेकिन तुम्हारे इस लालची साथी की वजह से अब वो भी रकम तुम्हारे हाथ से चली गई। शर्मिंदा होकर भी न रहकर छबीलाल बोला, महाराज, इसका मतलब हमें इस नायाब पक्षी के बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा? देखो लालची शिकारी, मैं पहले से ही समझ गया था कि तुम बहुत लालची हो। मुझे पक्का यकीन था कि तुम मेरी हर कीमत को जरूर ठुकराओगे। ऊपर वाले का शुक्र करो कि मैंने अभी तक
मेरा फैसला नहीं बदला, क्योंकि इन दिनों राज्य का कारोबार संभलते संभलते मेरा किसी प्रकार से मनोरंजन नहीं हो रहा था। लेकिन उस नायाब पक्षी की वजह से अब भरपूर मनोरंजन हो गया है, इसीलिए मैं तुम दोनों को छोड़ देता हूँ। अगर और एक पल भर भी तुम दोनों मुझे राजमहल के आसपास दिखाई दिए तो मैं अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाऊंगा। अब से ये पक्षी भी मेरा हुआ और मुझे इसके लिए 50 स्वर्ण मुद्राएं तक खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जो कि उस पक्षी की असली कीमत थी। दोनों शिकारी मित्र चुपचाप वहां से घर की ओर निकल पड़े। डर के मारे एक पल भर भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कहीं राजा अपना निर्णय बदल न दे।